साफ समझ में आता है कि मंत्रिमंडल में जगह पाने का रास्ता न योग्यता से है न जनता के हित में किए गए काम से। यहाँ असली पासपोर्ट है सत्ता के लिए जमीनी सेवाएं देना, विवादित परियोजनाओं में साथ खड़ा होना, घोटालों में चुप्पी साधना और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देना। जो इस फार्मूले में फिट बैठा वही सावन की इस राजनीतिक यात्रा का असली तीर्थयात्री होगा। देखना यह है कि सावन और राजनीति के इस संगम से किसे सत्ता का आशीर्वाद मिलेगा और किसकी कुर्सी पुल पुलियों की तरह सावन की बारिश के जल में बह जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम बात करेंगे सावन, सत्ता और सौदेबाजी की, और तब क्लियर होगा कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार का असली राजनीतिक तीर्थ का माहौल दरअसल क्या है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों सावन का महीना सिर्फ धार्मिक आस्था का महीना नहीं रहा, बल्कि सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का मौसम भी बनता दिखाई दिया है। राज्य के हर जिलों में सोशल मीडिया पर तो कभी अखबारों या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भाजपा विधायकों की कांवड़ यात्रा और भगवान भोलेनाथ के भक्ति में सराबोर होने की तस्वीरें खूब तैर रही थीं। पूरे सावन के महीने भर नजर आती रहीं। भगवा वस्त्र, कंधे पर कांवड़, कैमरों के सामने धार्मिक भाव का प्रदर्शन, जिसे देखकर राजनीतिक दर्शक पूछ रहे हैं क्या ये भगवान शिव के दरबार तक की यात्रा है या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दरबार तक पहुंचने की एक धार्मिक यात्रा। इसी सावन के महीने के दौरान सुशासन वाली विष्णुदेव साय की सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं का दौर भी काफी तेजी से बढ़ता नजर आया, जिस पर सावन खत्म होते होते अब पूर्ण विराम लगने की संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। अब खबरें छन कर आ रही हैं कि मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए सिर्फ धर्म यात्रा नहीं बल्कि जमीनी सेवा भी गिनी जा रही है। सेवा का मतलब क्या है, आप बेहतर समझ रहे हैं। सेवा मतलब जिन क्षेत्रों में खनन का विरोध सबसे अधिक है वहां जमीन पर माहौल संभालना, स्थानीय नाराजगी शांत कराना और हसदेव जंगल से लेकर मैन पाट तक खनन का रास्ता आसान करना। मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद अब खुले तौर पर सामने आने लगी है और राजनीतिक समीकरण इस तरह से गढ़े जा रहे हैं कि उन विधायकों को प्राथमिकता मिले जो संगठन की विशेष नीतियों में पूरी तरह खरे उतरे हों, चाहे वह धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रियता दिखाना हो या खनन परियोजनाओं में जमीन तैयार करना। सत्तारूढ़ दल के भीतर यह संदेश साफ है कि सिर्फ निष्ठा और योग्यता काफी नहीं होगी मंत्रिमंडल की कुर्सी पाने के लिए, बल्कि सही समय पर सही मंच पर खड़ा होना भी जरूरी है। जिन्होंने कांवर नहीं उठाई उनके पास मंत्री पद की दौड़ में एक और हथियार है, खनन के लिए जमीनी समर्थन। हसदेव के जंगल जो आदिवासी संस्कृति, जैव विविधता और जंगल स्रोतों के लिए जाने जाते हैं, आज राजनीतिक सौदेबाजी की जमीन बन गए हैं। विरोध के स्वर दबाने, स्थानीय लोगों को विकास के नाम पर समझाने और मैन पार्ट जैसी जगहों पर जमीन लूटने का रास्ता साफ करने में जिन विधायकों ने सक्रिय भूमिका निभाई या चुपचाप रहे, उनका नाम अब मंत्रिमंडल की चर्चा में है, ऊपर ऊपर तैर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा संकेत मैन पार्ट में हुए चिंतन मनन शिविर से लेकर हसदेव के जंगलों की कटाई तक में साफ झलक रहा है। इसी बीच प्रदेश में अपराध का ग्राफ भी काफी तेजी से चढ़ रहा है। हत्या, बलात्कार, लूट और जमीन कब्जे जैसे मामलों में काफी इजाफा हुआ है। कई भाजपा मंत्रियों और विधायकों पर ठेकों में हेराफेरी, नियुक्तियों में गड़बड़ी और निजी फायदे के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं, लेकिन इन मामलों में कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सीधा सवाल उठाया है, क्या हसदेव के जंगल अदानी ग्रुप के लिए साफ किए जा रहे हैं और भाजपा से इन रिश्तों का असली सच क्या है। एक पेड़ मां के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काकर, जनता का ध्यान भटकाकर पूरा का पूरा जंगल उजाड़ देने की जो योजना है, क्या यही है विष्णुदेव साय का सुशासन। और ये सिर्फ जंगल की बात नहीं है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी पर कमीशन मांगने के खुले आरोप लगे, हर कोई जानता है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का भी कहानी हर किसी को पता है, जिन्होंने डीएमएफ का पैसा जारी नहीं करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और बाद में संगठन का उनको नोटिस मिल गया था। सरगुजा भाजपा जिलाध्यक्ष के बारे में पता ही होगा, जहां कांग्रेसियों के साथ मिलकर जमीन हेराफेरी के मामले पर उन पर एफआईआर दर्ज है। ईश्वर साहू का स्वेच्छानुदान घोटाला या फिर सूरजपुर में लक्ष्मी राजवाड़े जो
महिला बाल विकास मंत्री हैं, वहाँ पर वित्तीय गड़बड़ियाँ हर मंत्री, हर विधायक, हर जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लगभग सब पर किसी न किसी तरह का दाग है। अब सवाल यह है कि ऐसे में जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, क्या वो सच में साफ छवि का होगा या फिर दागियों को प्रमोशन और वफादारों को इनाम देने का मंच बनेगा। यह सब बताता है कि सुशासन वाली सरकार में कार्यवाही के नाम पर केवल सन्नाटा है, जैसे ये सब राजनीतिक निवेश हों जिनका ब्याज अब मंत्री पद के रूप में दिया जाएगा। जिस तरह नए नए विधायक शुरुआत में मंत्री बने, वैसे ही अब नए मंत्रिमंडल के गठन में नए नए चेहरे मंत्री पद की रेस में हैं, ऐसी हर तरफ चर्चा है। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जैसे कम अनुभवी नेता, जिनका संगठन में प्रभाव सिर्फ धन और समीकरण के कारण ज्यादा है, तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। उज्जैन में महाकाल से मन्नत भी मांग चुके हैं। पंडरिया विधानसभा की भावना बोहरा को कौन नहीं जानता। 151 किलोमीटर कांवड़ यात्रा कर अमरकंटक में मां नर्मदा से आशीर्वाद लेकर आ चुकी हैं। इधर छत्तीसगढ़ी फिल्मों से राजनीति में आए धरसींवा विधायक अनुज शर्मा का नाम भी सुगबुगाहट में है, जिनका राजनीतिक और क्षेत्रीय पकड़ लगभग शून्य और विधायक के रूप में प्रदर्शन एकदम से निराशाजनक रहा। किंतु संगठन में सांस्कृतिक चेहरा और पार्टी में नजदीकी रिश्ते उन्हें भी इस दौड़ में बनाए हुए हैं। इस फेरबदल में पुराने मंत्री भी अछूते नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता हैं, मंत्री हैं राम विचार नेताम। इनका भी मंत्रालय बदले जाने या उन्हें किसी नई जिम्मेदारी देकर साइडलाइन करने की भी चर्चा तेज है। अंदर खाने माना जा रहा है कि यह बदलाव संतुलन साधने और भीतर के असंतोष को शांत करने की एक कोशिश है। मुख्यमंत्री न बन पाने के दुख में भारी भ्रष्टाचार कर आखिरी मौका है लूट लो के तर्ज पर आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर सबसे सीनियर मंत्री यही हैं। इधर श्याम बिहारी जायसवाल हैं। इनके नए नए कारनामे और स्वास्थ्य विभाग की नैया डुबोने की हर दिन की तस्वीरें किसी न किसी तरीके से मीडिया के माध्यम से आ ही जाती हैं, किसी से छुपी नहीं है। सिर्फ कमीशन खोरी के कारण पूरा डिपार्टमेंट हलाकान है। इतना ही नहीं, युवाओं के साथ बड़ी बड़ी बातें कर उनको छलने वाले ओपी चौधरी को अभी और वित्तीय रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को कुपोषित करने के लिए पद पर बनाए रखे जाने की भी खबरें आ रही हैं। इधर टंकराम वर्मा जो राजस्व मंत्री हैं, राजस्व बढ़ाने इन्होंने कम समय में जितने लफड़े पैदा कर दिए हैं राजस्व विभाग में, उसका खामियाजा सिर्फ आम जनता भोग रही है। और जो राजस्व अधिकारी हैं वो एक ही काम में उलझे हुए हैं। आज नहीं तो कल बड़ी समस्या लोगों को होने वाली है। भाजपा के विष्णुदेव साय की सरकार में आगामी मंत्रिमंडल के विस्तार में जातीय संतुलन, क्षेत्रीय समीकरण और राजनीतिक वफादारी, इन तीनों का मिश्रण होगा। लेकिन वफादारी का मतलब सिर्फ पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं, बल्कि उन फैसलों में भी साथ खड़ा होना है जो जनता के बीच विवादास्पद हों। अपराधियों को संरक्षण देना, विरोध को दबाना और विवादित परियोजनाओं को आगे बढ़ाना, यह सब इस वफादारी की नई परिभाषा का हिस्सा है। सरकार के भीतर संदेश स्पष्ट है, जो अब तक 2-2.5 सालों में सबको समझ में आ रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह सिर्फ योग्यता या प्रशासनिक क्षमता से नहीं मिलेगी। जो विधायक संगठन की रणनीतियों में पूरी तरह फिट बैठेंगे, चाहे वह सावन में कांवड़ लेकर धार्मिक छवि गढ़ना हो या विवादित खनन परियोजनाओं में चुपचाप सहयोग देना हो, वही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेंगे। पूरे घटनाक्रम को देखें अब तक की सरकार में, तो ये साफ समझ में आता है कि मंत्रिमंडल में जगह पाने का रास्ता न योग्यता से है, न जनता के हित में किए गए काम से। हालांकि काम जिस तरीके से होना चाहिए वो हुए भी नहीं है। यहाँ असली पासपोर्ट है सत्ता के लिए ज़मीनी सेवाएं देना, विवादित परियोजनाओं में साथ खड़ा होना, घोटालों में चुप्पी साधना और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देना। जो इस फार्मूले में फिट बैठा, वही सावन की इस राजनीतिक यात्रा का असली तीर्थयात्री होगा। अब देखना यह है कि सावन और राजनीति के इस संगम से किसे सत्ता का आशीर्वाद मिलेगा और किसकी कुर्सी पुल पुलियों की तरह सावन की बारिश के जल में बह जाएगी। शुक्रिया।